I am Dr. D.C. Goswami, and today I am delivering lecture on earthquake and seismology यानी भूकंप और भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक बनावट के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो दो तरह की क्रियाएं एक पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर संपादित होती हैं, और पृथ्वी के अंदर जो भी क्रियाएं घटित होती हैं उनको हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस के रूप में देखते हैं। और भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों प्रमुख क्रियाएं हैं, और इन दोनों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर नए स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडस्केप के रूप में जानते हैं। और जो कुछ भी फॉर्मेशन भूमि के अंदर ऊपर होता है, इन आंतरिक शक्तियों के द्वारा यानी भूकंप और ज्वालामुखी के द्वारा जो भी स्थल रूप निर्मित होते हैं भूमि के अंदर, उन स्थल रूपों को भूमि के ऊपर कार्य करने वाली प्रक्रियाएं, इनमें जल, सागरीय जल, स्थलीय जल, नदी जल, हिमानी एवं वायु तथा भूमिगत जल, उन ऊंचे उठे हुए भूभागों को या उन दृश्य भूमियों को अपर्दित करके समतलीकरण का कार्य निरंतर करते रहते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो भूकंप और ज्वालामुखी जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, भूमि के अंदर घटित होने वाली इन क्रियाओं में भूकंप एक बहुत ही विनाशकारी घटना है। और भूकंप को यदि हम सामान्य शब्दों में व्यक्त करें तो किन्हीं ज्ञात एवं अज्ञात बाह्य एवं आंतरिक कारणों से जब कभी भूमि में कंपन होता है तो उसको हम भूकंप के रूप में जानते हैं। और भूकंप की कंपन एक ऐसी गतिविधि है जिसको हम एक स्थिर जल में यदि हम एक पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर से चारों तरफ जो तरंगें निकलती हैं, इसी तरह भूकंपीय तरंगें भी हमारी भूमि के अंदर से चारों तरफ को निकलती हैं। और ये तरंगें जिस स्थान से इनकी शुरुआत होती है उस स्थान को हम फोकस के रूप में जानते हैं, और जिस स्थान पे सबसे पहले भूमि के ऊपर ये तरंगें महसूस होती हैं उस स्थान को हम एपिसेंटर के रूप में जानते हैं। यदि हम भूकंप को और ज्यादा इसको समझें तो ये सेकिंग एंड ट्रिबलिंग अर्थ क्रस्ट का सेकिंग एंड ट्रिबलिंग है, और इसके साथ साथ इसमें चारों तरफ जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं चारों दिशाओं में। और 10 लाख भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं प्रत्येक 30 सेकंड में, यानी कुछ महसूस हमको होती हैं, नहीं होती हैं। और भूकंप के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जो बलन है, जो भ्रंशन है, ये भी मुख्य कारण है जिनकी वजह से भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। और तब तक भूकंप की घटनाएं इस पृथ्वी में घटित होती रहेंगी या घटित होती रहती हैं जब तक भूमि के अंदर जो ऊर्जा है वो बाहर न निकल जाए। और भूकंप की वजह से समुद्री क्षेत्रों में जो तरंगें समुद्र में कंपन की वजह से निकलती हैं या बहती हैं, उनको हम सुनामी के रूप में जानते हैं। और उस सुनामी की वजह से समुद्र की सतह है वो 20 मीटर तक ऊंची उड़ जाती है। विगत वर्षों में जैसा कि जापान में जो भूकंप आया था और उसकी वजह से जो सुनामी की तरंगें पैदा हुई समुद्र में,
उससे बहुत ज्यादा नुकसान देखा गया था। यदि हम देखें तो ये डायग्राम में ये भूकंप मूल है जिसको हम फोकस के रूप में जानते हैं, और इस भूकंप मूल से चारों तरफ को ये तरंगे निकल रही हैं, गोलाई में तरंगे निकल रही हैं, और सबसे नजदीक का स्थान ये जहां पे धरातल पे हमारे सरफेस पे सबसे पहले ये भूकंप की तरंगे महसूस होती हैं, उसको हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर के रूप में जानते हैं। और जहां पे यहाँ इस स्थान पे जो अधिकेंद्र होता है, यहाँ पे सर्वाधिक नुकसान होता है भूकंप की वजह से। और इस अधिकेंद्र और भूकंप मूल के बीच की दूरी का भी भूकंप के द्वारा होने वाले नुकसान पे फर्क पड़ता है, और रिक्टर स्केल पे इसकी इंटेंसिटी का भी इसमें प्रभाव रहता है। यदि ज्यादा इंटेंसिटी का अगर भूकंप है तो निश्चित तौर पे नुकसान ज्यादा होगा, और कम इंटेंसिटी का अगर भूकंप है तो नुकसान होने की संभावनाएं कम होती हैं। यदि हम भूकंप के कारणों को देखें तो भूकंप के कारणों को हम मुख्यतः 7 कारण इसके गिनाए जाते हैं। इनमें जो पहला कारण है वो है वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसको हम ज्वालामुखी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज्वालामुखी और भूकंप दो ऐसी घटनाएं हैं जो भूमि के अंदर घटित होती हैं, और इन घटनाओं की वजह से भूमि के ऊपर हमारी जो धरातली सतह है उसके ऊपर नए नए स्थल रूपों का निर्माण होता है, कहीं पर्वतों के रूप में, कहीं लावा मैदान के रूप में, कहीं भूकंप से क्रेटर, ज्वालामुखी से क्रेटर का निर्माण हो जाता है जिससे लावा निकलता है। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक जो दृश्य है उसमें यदि हम देखें तो उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 भागों के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन 3 भागों में ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में विभिन्न तरह के तत्व हैं, और वो तत्व जब तरल अवस्था में होते हैं उन पर जब दबाव पड़ता है तो, और बहुत अधिक मात्रा में यदि वहां पे तरल लावा की मात्रा है तो वो कमजोर धरातल पे दबाव की वजह से या अत्यधिक मात्रा में लावा की मात्रा भूमि के अंदर होने से जहां भी सतह पे वो कमजोर धरातल मिलता है, उस कमजोर धरातल को, कमजोर चट्टान को तोड़ करके वो बड़े विस्फोट रूप में लावा निकलता है, जिसमें लावा, गैस, जलवाष्प ये सब तत्व होते हैं, और जिस विस्फोट के साथ ये बाहर निकलता है उसकी वजह से पृथ्वी में कंपन होती है, और उस कंपन को भूकंप के रूप में महसूस किया जाता है। दूसरा कारण जो भूकंप का है इसे हम कहते हैं फॉल्टिंग या बलन। और बलन यानी चट्टाने जो हमारी भूमि के अंदर हैं वो कुछ ऊर्ध्वाधर रूप में है, कुछ क्षैतिज रूप में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप में वो चट्टाने हैं। उन चट्टानों में जब कभी दबाव की वजह से या संकुचन की वजह से या उनमें बार बार होने वाले फैलाव की वजह से ये वो चट्टाने टूटती हैं, जिनको हम बलन कहते हैं। और ये बड़े क्षेत्र में अगर ये घटनाएं घटित होती हैं, बलन की क्रिया होती है, तो वो बड़ी विस्फोट के साथ होती है। जो भाग, कुछ भाग नीचे दब जाते हैं, अगर चट्टान के बीच का भाग नीचे दब जाता है तो उसको हम रिफ्ट घाटी के रूप में जानते हैं, और कभी कभी दोनों तरफ की चट्टानें ऊपर को उठ जाती हैं, जिससे ब्लॉक एवं ठोस पर्वतों का निर्माण होता है। तो बलन एवं भ्रंशन भी भूकंप की घटनाओं के घटित होने के कारणों में गिने जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक वैज्ञानिक, रीड नाम के वैज्ञानिक ने, जॉन रीड ने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दी है, और उनका ये कहना है कि पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न तरह की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में सिकुड़न और फैलाव होता रहता है, और सिकुड़न फैलाव की घटनाएं जब निरंतर होती रहती हैं तो वो घटना उन चट्टानों को उन्होंने ये माना है कि जैसे कि हम रबड़ को लें तो रबड़ को हम खींचते हैं तो एक निश्चित खिंचाव उसमें होता है, एक सीमा तक खींचता है वो रबड़, और उस सीमा के बाद फिर वो उसको हम छोड़ देते हैं तो वो फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक वही स्थिति रबड़ जैसी स्थिति चट्टानों में भी है, उनमें सिकुड़न होता है, फैलाव होता है, और एक निश्चित सीमा तक फैलाव होने के बाद वो टूट जाती हैं,
और टूटने के बाद फिर वो चट्टानें पुनः अपनी पूर्व स्थिति में जाने की का प्रयास करती हैं और उस प्रयास के अंतर्गत वो चट्टानें विस्फोट के साथ टूटने के बाद जब पुनः पूर्व अवस्था में जाने का प्रयास करती हैं, जब पूर्व अवस्था में जाती हैं तो हलचल पैदा होती है और उस हलचल की वजह से भी भूकंप की कंपन या भूकंप महसूस होता है। तीसरा कारण जिसको हम समस्थिति में बदलाव या समस्थिति में जो अव्यवस्था पैदा होती है उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी में जो विभिन्न तत्व हैं वो ऊंचाई के हिसाब से और अपने आकार के हिसाब से एक समान स्थिति बनाए हुए हैं, एक समस्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि ऊंचे उठे भूभाग निश्चित तौर पे कम घनत्व के हैं और उनकी ज्यादा गहराई तक उनकी जड़ें हैं। ठीक वैसे ही कम ऊंचे भूभाग ज्यादा घनत्व के हैं, ज्यादा घनत्व के तत्वों से बने हुए हैं और वो एक समस्थिति बनी हुई है। लेकिन कभी कभी इन्हीं कारणों से इस समस्थिति में बदलाव आता है, बाधा पहुंचती है, उस बाधा की वजह से भी हलचल होती है और वो हलचल भूकंप का कारण बनती है। जो चौथा कारण है भूकंप के आने का वो है प्रेशर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर। जल की वजह से भूमि में यदि हम अप्राकृतिक से मानवकृत जो जल एकत्रित करते हैं, चाहे वो बड़े बांधों के रूप में हो चाहे झीलों के रूप में हो, तो वो क्योंकि जिस सतह पे वो जल जमा होता है उस सतह पे उस भार को सहने की क्षमता कितनी है और उसके साथ साथ क्या उस स्थान पे जल कहीं अंदर भूमि के अंदर रिस रहा है। और ये घटनाएं जब होती हैं तो जल के रिसने से भूमि के अंदर पानी चला जाता है और जो चट्टानें जो नीचे का धरातल है वो कमजोर पड़ जाता है, उसमें टूटन होती है और उसकी वजह से भी भूकंप की घटनाएं होती हैं। जैसा कि 11 दिसंबर 1967 में महाराष्ट्र के लातूर में जो कोयना बांध बना था उसमें जो घटना घटित हुई उसका एक कारण ये भी माना जाता है क्योंकि वहां पे अप्राकृतिक रूप से जल जमा कर दिया गया था। तो ये भी एक कारण भूकंप के बारे में कहा जाता है। जो पांचवा कारण है भूकंप का वो है पृथ्वी की पोपड़ी का सिकुड़ना। और ऐसा कहा जाता है कि निरंतर जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी में तापमान निरंतर कम होता जा रहा है और कम होने की वजह से पृथ्वी में सिकुड़न हो रही है और उस सिकुड़न की गतिविधि के कारण पृथ्वी सिकुड़ रही है और इस सिकुड़ने की वजह से भूकंप की घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो छठवां कारण है भूकंप आने का वो है गैसों का फैलाव। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब अप्राकृतिक रूप से भूमि में हम जल एकत्रित कर लेते हैं झील के रूप में या जो बांध बनते हैं उन बांधों का जो जल होता है वो एकत्रीकरण होता है तो कहीं ना कहीं से वो जल रिस करके भूमि के अंदर चला जाता है और भूमि के अंदर 100 मीटर की गहराई पे जब हम जाते हैं तो लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ज्यादा गहराई पे तापमान की वृद्धि रहती है, तापमान अधिक रहता है, वहां जो जल जाता है वो जल वाष्प में बदल जाता है और जब बहुत अधिक मात्रा में वो जल वाष्प में बदल जाता है तो वो वाष्प कहीं ना कहीं भूमि के अंदर जो कमजोर धरातल है उस कमजोर धरातल से बाहर आने का वो जल प्रयास करता है और उसके बाहर आने की वजह से जो गैसेज हैं उन गैसों के फैलाव की वजह से वो किसी एक स्थान पे बाहर निकलती हैं वो गैसें और विस्फोट के साथ बाहर निकलती हैं और इसकी वजह से कंपन भूमि में महसूस होती है जिसको हम फिर भूकंप के रूप में जानते हैं। और इन सब के अतिरिक्त जो सातवां कारण है जिसको अभिनव परिप्रेक्ष्य में आज के परिप्रेक्ष्य में भूकंप का कारण माना जाता है, सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। और प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सी प्लेट हैं जिनमें 7 बड़ी प्लेटें और लगभग 12 से 18 के बीच में छोटी प्लेट्स मानी गई हैं और उन प्लेट्स में आपस में मूवमेंट्स होता रहता है, दे मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
और उस मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू दैट मूवमेंट्स देयर इज सम यू कैन से ट्रमर्स और कंपन होती है, और वो कंपन भूकंप के रूप में जानी जाती है। तो ये प्रमुख कारण है। इन प्रमुख कारणों के परिप्रेक्ष्य में हम आगे चर्चा करेंगे कि इन कारणों को का कहां तक, किस हद तक भूकंप के आने में योगदान है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो अर्थक्वेक का जो कारण है वो दैट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी इन रॉक्स, बिकॉज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ देयर इज टू मच एनर्जी एंड दैट एनर्जी वांट टू रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर टू जस्ट अपर साइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और वहां पे भी वेरीवेयर इट गेट्स द सॉफ्ट रॉक्स इट कम्स विद एक्सप्लोजन, और ये एक्सप्लोड होकर के जो एनर्जी बाहर निकलती है, तो वो एनर्जी जिस स्थान से शुरू ये सब होता है या ये एनर्जी निकलनी शुरू होती है, उसको हम मोटे तौर पे उसको हम फोकस के रूप में जानते हैं। और जहां पे सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ये एनर्जी पहुंचती है या ये वेव्स पहुंचती हैं, उस स्थान को हम एपिसेंटर के रूप में जानते हैं। और द स्टडी ऑफ ऑल दीज phenomena, or what we can say, the study of all these related matters or matters related to earthquake, it is known as seismology. यदि आप इस डायग्राम में देखें तो ये स्पष्ट दिख रहा है, ये बीच का क्षेत्र, दिस इज फोकस एंड दिस इज फॉल्ट लाइन अंडर द ग्राउंड, दिस इज फॉल्ट लाइन एंड दिस इज एपिसेंटर just above the focus where the waves are reaching first time or first where these waves are reaching, that is epicenter। सबसे पहले जहां पे किरणें पहुंच रही हैं, ये फॉल्ट लाइन और इधर भी आपकी ये सिस्मिक वेव्स, जैसे मैंने बताया कि गोलाई में वो सिस्मिक वेव पूरी निकल के और सबसे पहले जहां पे पहुंचती हैं, सबसे नजदीक वाला क्षेत्र वो एपिसेंटर, और सबसे ज्यादा जो कंपन है वो इस एपिसेंटर वाले इलाके में महसूस होती है। इसीलिए जब कभी भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं तो ये कहा जाता है कि किस स्थान पे भूकंप आया या भूकंप का केंद्र कहां था। तो भूकंप केंद्र का अर्थ ये है कि एपिसेंटर, वेयर वाज द एपिसेंटर, एपिसेंटर उसका कहां था। जो भूकंप की घटनाएं होती हैं या जो भूकंप होता है, उसको यदि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम यदि पृथ्वी को एक अंडे के रूप में लेते हैं, लाइक एन एग, और जो उसकी सेल होती है कि जब वो फटती है, जब वो टूटती है, तो वो आउटर जो हमारी क्रस्ट है, वो उस क्रस्ट को अगर हम यदि एग की सेल के रूप में माने तो वो सेवरल पीसेस, क्रस्ट मेड अप ऑफ सेवरल पीसेस और नॉन एज प्लेट्स, वो प्लेट के रूप में बनी है। जो सेवरल पीसेस हैं वो प्लेट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि 7 प्रमुख प्लेट्स हैं, देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड सेवरल माइनर प्लेट्स, एंड दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ में वे प्लेट्स इंटरेक्ट करती रहती हैं, कोई एक दूसरे के अगल बगल से गुजर जाती है, कोई एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती है तो छेपित होती है, और कोई प्लेट आपस में टकरा भी जाती है कभी कभी इनके किनारे। तो ये 3 तरह के इनके किनारे भी होते हैं, और इन प्लेट्स का मूवमेंट्स की वजह से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था भूकंप के कारण के रूप में डिस्टर्बेंसेस इन आइसोस्टेसिस, जो समस्थिति की घटना है, उस समस्थिति की घटना में जो बाधाएं पहुंचती हैं या डिस्टर्बेंस होता है या अव्यवस्था होती है, उसकी वजह से भूकंप आता है। हम देख रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि भूमि के ऊपर, हमारे धरातल के ऊपर जो प्रक्रम कार्य करते हैं उसमें हिमानी, जल, वायु, इन सब के द्वारा भूमि के अंदर निरंतर वर्षा जल है, भूमिगत जल है, पृथ्वी का जल है, वायु है, हिमानी है, ये स्थल का अपर्दन करते रहते हैं। ये भूभाग आप देख रहे हैं, ऊंचा उठा भूभाग है, ये अपर्दित हो रहा है निरंतर, और अपर्दित होकर के ये नीचे की तरफ बह रहा है, और धीरे धीरे ये पेनी प्लेन से होते हुए ये फिर डेल्टा से आगे डेल्टे के रूप में
सारे निक्षेपण को एकत्रित करता है, समुद्र के किनारे डेल्टा बना करके यहाँ निक्षेपण कर रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। सदियों से ये प्रक्रिया जारी है। और इस दूसरे डायग्राम में आप देखें तो ये जो कुछ भी मटेरियल या जो कुछ भी निक्षेपण हुआ है, जिस निक्षेपण की वजह से ये धसाव हो रहा है इस निक्षेप में, क्योंकि निरंतर ये क्रिया जारी है, निरंतर ऊपर से जो भी भाग है वो बह करके आगे नीचे आ रहा है, निक्षेपित हो रहा है, यहाँ जमा हो रहा है और जमा हो करके पूरा का पूरा मलबा फिर उस स्थल के नीचे आ रहा है और स्थल के नीचे फिर वो जमा हो रहा है और यहाँ फिर उत्थान की प्रक्रिया चल रही है। तो विशेषकर नवीनतम जो बलित पर्वत वाले जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में ये प्रक्रियाएं, जो भूभाग अभी तक पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं, उन भूभागों में ये क्रिया निरंतर चल रही है और इस प्रक्रिया में जब भी कोई बाधा पहुंचती है तो उस बाधा की वजह से कंपन होता है, जिसको हम भूकंप के रूप में जानते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत जो हमने अभी चर्चा की थी और हमने उसमें बताया था कि 7 बड़ी प्लेट और 12 छोटी सी प्लेट्स हैं, जो उनमें एक लगातार एक मोशन, कंटिन्यूअस उनमें मोशन हो रहा है। एंड दीज प्लेट्स मूव्स अलोंग 3 डिस्ट्रिक्ट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। 3 तरह की उनकी सीमाएं हैं, 3 तरह की उनकी बाउंड्रीज हैं और जिनमें पहली बाउंड्रीज जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, या इसको हम कहते हैं संरक्षात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और क्या कहते हैं रचनात्मक किनारा। तो कन्वर्जेंट जो बाउंड्रीज हैं उनमें क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वे एक दूसरे के को धकेलते हुए, दी प्लेट्स पुश ईच अदर एंड वन प्लेट स्लाइड्स डाउन दी अदर वन। एक प्लेट दूसरी प्लेट से नीचे क्या हो जाती है, क्या कहते हैं स्लाइड्स हो जाती है, नीचे आ जाती है और उसके नीचे आने की वजह से जो दबाव बनता है वो दबाव की क्रिया घटित होती है और उस दबाव की वजह से फिर लावा के पिघलाव और वो पिघलावा पे लावा एनर्जी उसको जब मिलती है तो वो ऊपर को निकल जाता है। जो दूसरी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, वेयर प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो अलग हो जाती है, यानी एक दूसरे के से जो है अलग होकर के आगे बढ़ती हैं और उस क्रिया में भी फिर उष्मा निकलती है और उसकी वजह से भी फिर धरातल के ऊपर उस वो ऊर्जा जो बाहर निकलने को होती है तो विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। और तीसरी जो बाउंड्री है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां पे जो प्लेट्स हैं वो प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे से होते हुए आगे बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से भी फिर जो प्लेट्स का जो मूवमेंट्स, ये 3 तरह का इनके किनारों का जो मूवमेंट्स हो रहा है, इन 3 तरह के मूवमेंट्स की वजह से भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा अन्य जो कारण भी हैं भूकंप के, जैसे हमने बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अलावा छोटे मोटे रूप में जो और घटनाएं, यानी भूमिगत जो घटनाएं होती हैं या भूमि के अंदर, जैसे किसी छोटे से क्षेत्र में अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो उस क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो 7 हमने प्लेट्स बताई थी, इसमें आप ये देख रहे हैं ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इस क्षेत्र में, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये निज्जा प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, यानी प्लेट्स जिसमें जो सागरीय क्षेत्र में भी है और स्थलीय क्षेत्र में है, और ये नॉर्थ अटलांटिक प्लेट्स इसमें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये डिफरेंट प्लेट्स, इन प्लेट्स का मूवमेंट जो कुछ भी हो रहा है उस मूवमेंट की वजह से भूकंप की घटनाएं घटित हो रही है। और इसके साथ साथ जो ये अलग अलग तरह की जो घटनाएं हैं, जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के जैसे कि हमने बताया बहुत से इनके 3 मुख्य किनारे इनके हैं, जिसको हमने बताया था ये कन्वर्जेंट बाउंड्री, दिस इज कन्वर्जेंट बाउंड्री इन रेड कलर एंड these are the convergent boundaries, this one and this one convergent boundary and this one
कन्वर्जेंट बाउंड्री, दिस वन कन्वर्जेंट बाउंड्री फिलीपाइंस के पास आप देख रहे हैं, और ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में आप देख ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे जो नॉर्थ अमेरिका का है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट के पास में ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। इसके साथ साथ इंडिया और इधर से लेकर के इधर जो मिडिल ईस्ट वाला जो इलाका है, ये रेड सी के पास वाले इलाके से ये पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो डाइवर्जेंट ब्लू कलर में ये पूरा डाइवर्जेंट बाउंड्री जो दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ ये अटलांटिक जो प्लेट है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये पूरी ये ब्लू कलर में आपको ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं ये। इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो इस पोर्शन में भी आपको अफ्रीका के इधर और दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये पूरा आपको ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा अफ्रीका का जो इजिप्ट और सूडान वाला जो पार्ट है, इसके पास में भी आपको ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं। तो ये इन बाउंड्रीज का मूवमेंट्स और इस मूवमेंट्स की वजह से, और इसके साथ साथ हम देखें तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनको यदि हम विभिन्न महाद्वीपों में इनकी और जो छोटी छोटी प्लेट्स के रूप में अगर हम इनको देखते हैं, तो ये आपको अलग अलग क्षेत्रों में ये छोटी छोटी प्लेट्स ये पूरी आपको दिखाई दे रही है। स्कूटिया प्लेट्स है, और इसके अलावा मोंजा प्लेट्स है, अंटार्कटिक प्लेट्स है, ये सारी की सारी प्लेट्स इस पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रही है, ये आप देखें। और इसके अलावा ये पैसिफिक प्लेट है, और ये इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये पूरी यूरेशियन प्लेट का ये पूरा हिस्सा है। इसके अलावा ये यूरेशियन प्लेट का इधर वाला हिस्सा है। तो ये और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है। तो ये पूरी प्लेट्स पूरे धरातल पे, यानी हमारी जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट विभिन्न तरह के कुल 12 से लेकर के 18 छोटी प्लेट्स और लगभग 7 जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, उनसे पूरा हमारी अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। और इन जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट की वजह से इस धरातल पे भूकंप जनित घटनाएं घटित हो रही हैं। और भूकंप के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि प्लेट्स का जो मूवमेंट है, वो हम इस दूसरे डायग्राम के मार्फत भी देख सकते हैं। ये पूरा एक पूरा लैंड मास है। इसमें अगर हम देखें तो प्लेट्स आर मूविंग फ्रॉम ईच अदर, एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इन डायरेक्शन में प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स की वजह से भूकंप की घटनाओं में इजाफा हुआ है। क्योंकि निश्चित तौर पे बड़ा बड़ा भूखंड एक दूसरे से अगर अलग होगा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएगा, तो निश्चित तौर पे कंपन होगा, और उस कंपन की वजह से भूकंप की घटनाएं आगे घटित होंगी। इसके साथ साथ यदि हम देखें, अगर भूकंप के परिप्रेक्ष्य में जो प्लेट्स हैं वो स्लाइड करती हैं, यानी एक दूसरे के नीचे दबती हैं, या एक प्लेट ऊपर को निकलती है, दूसरी प्लेट का किनारा नीचे को छेपित हो जाता है, नीचे को स्लाइडिंग उसमें हो जाती है, तो उस स्लाइडिंग की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और जो नीचे वाला जो हिस्सा दबाव, उस दबाव की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वो फिर धरातल के ऊपर निकलने का प्रयास करती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक ये वाला दोनों प्लेट के जो किनारे हैं, ये वाला किनारा एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, ये किनारा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दूसरा वाला किनारा साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। इसके साथ साथ ये छेपित हो गया इधर वाला किनारा, और ये छेपित होने की वजह से ये नीचे दबाव बना रहा है, और दबाव की वजह से यहाँ से एनर्जी फिर रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी रिलीज होकर के हमारी अर्थ के क्रस्ट पे आती है, और उसके क्रस्ट पे आने की वजह से बहुत जोर से विस्फोट के साथ में एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का निकलने से भूकंप
की घटना या भूकंप या कंपन हमको महसूस होता है। इसको हम भूकंप ट्रिमर्स के रूप में या भूकंप की छोटी छोटी जो है झटकों के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि एक बार यदि भूकंप के झटका आता है तो एक बड़ा झटका आता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। तो जो छोटे छोटे झटके आते हैं उसमें जो भूमि के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का ऊपर की तरफ आकर के वो रिलीज होती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में छोटे छोटे भूकंप के झटके यदि आते रहे तो निश्चित तौर पे फिर बड़े भूकंप आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे झटकों के द्वारा भूकंप से निर्मित या भूकंप की वजह से जो एनर्जी है या भूमि के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। इस डायग्राम में आप देखें तो जो इनके बाउंड्रीज है, ये जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, दीज आर कोलाइडिंग, ये कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और ये आप देखिए, ये इधर को पुश हो रहा है ये वाला किनारा, और ये वाला किनारा ये इधर को पुश कर रहा है, ये इधर से पुश हो रहा है। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर ये कोलाइड भी हो रहे हैं और पुश भी कर रहे हैं। तो इनकी वजह से भी, क्योंकि ये बीच का क्षेत्र, ये जब एक दूसरे के ऊपर पुश करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो बीच के जो एरिया, इस बीच वाले एरिया में दबाव बढ़ेगा, और दबाव यानी संपीड़न की गति होगी। प्रेशर बनने से ये बलय के रूप में, इसमें जो स्थान है या जो भूमि है, ये बलयाकार रूप में ऊपर उठने लग जाती है, और जिसे हम कहते हैं बलय पर्वत का निर्माण। ये बलय पर्वत के रूप में ये फिर निर्मित हो जाती है। यानी प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से पर्वतों का निर्माण भी होता है, जिसको हम बलयाकार पर्वतों के रूप में जिनको जानते हैं, या जिसको हम नवीनतम पर्वतों के रूप में कहते हैं। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, आल्पस पर्वत है, रॉकीज है और पिरेनीज है। ये सब पर्वत नवीन बलित पर्वतों के रूप में जाने जाते हैं। तो एक दूसरे से के ऊपर कोलाइड होने की वजह से भी, या एक दूसरे से पुश अगेंस्ट में पुश होने की वजह से प्लेट्स के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, और इस बीच के भाग के ऊपर उठने की वजह से तीर में जो प्रक्रिया घटित होती है, उस प्रक्रिया में कंपन होती है, साथ ही नए बलित पर्वतों का निर्माण भी होता है। यदि हम देखें तो भूमि के अंदर कन्वेंशनल करेंट्स एस्टेनोस्फीयर में पैदा हो रही हैं, और उसकी वजह से प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखें तो ये अटलांटिक ओशियन, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये कन्वेंशनल करेंट्स, ये एरो की डायरेक्शन में, ये आप देख रहे हैं मिड अटलांटिक रिज है, ये आपका लिथोस्फीयर वाला पोर्शन, और ये मेंटल क्रस्ट, ये सब दिखा रहे हैं। एस्टेनोस्फीयर ये प्लास्टिक मेंटल के रूप में, और यहाँ पे ये आपका एक रिज, मिड अटलांटिक रिज है। इस रिज से यहाँ जितना भी प्लास्टिक जो मेंटल है, ये प्लास्टिक मेंटल में यहाँ इस क्षेत्र में जो भी लावा है वो यहाँ से फिर रिज के माध्यम से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये कमजोर हिस्सा है, यहाँ पे एक रिज है और इस रिज से होकर के ये बाहर निकलता है। और ये आप देखें तो ये इनकी गहराई इसमें दी गई है। ये इनर और आउटर कोर, ये इनर कोर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इनर कोर है। पृथ्वी के धरातल के अंदर अगर हम देखें, इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम जाएं तो ये इनर कोर, ये आउटर कोर, इसके अलावा ये मेंटल जिसे कहते हैं इनर मेंटल, ये स्टिफर मेंटल है, और ये आउटर मेंटल या प्लास्टिक मेंटल इसको हम कहते हैं, इसको हम एस्टेनोस्फीयर के रूप में भी जानते हैं। ये यहाँ पे रिज, ये छोटे छोटे रिजेस है, या यहाँ से, क्योंकि ये कमजोर धरातल वाला भाग है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये फिर धरातल के ऊपर जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, इस क्रस्ट वाले हिस्से में आती है। तो ये कन्वेंशनल करेंट्स जो निकलती हैं, उन कन्वेंशनल करेंट्स, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उन तत्वों के पिघलने से भी ऊर्जा निकलती है, और ये कन्वेंशनल करेंट्स के रूप में फिर पृथ्वी के धरातल के बाहर निकलती है। और ये जो बाहर जो एनर्जी निकल रही है, या इस एनर्जी के साथ साथ जो जलवाष्प निकल रही है, जो मोल्टन लावा वगैरह निकल रहा है, ये फिर नए स्थल रूपों को भी हमारी भूमि के ऊपर जन्म देता है।
इसी तरह यदि हम इन प्लेट्स को देखें तो ये मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये विभिन्न तरह की ये प्लेट्स हैं। इसको दूसरे रूप में हम देख रहे हैं, ये पैसिफिक प्लेट्स, ये पैसिफिक रीजन में है, नॉर्थ अटलांटिक प्लेट्स है, ये साउथ अटलांटिक प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट्स है, और ये अंटार्कटिक के क्षेत्र में अंटार्कटिक प्लेट है। तो ये डिफरेंट प्लेट्स का दिखाया गया, और इन प्लेट्स का मूवमेंट ये आप इन एरो के माध्यम से देख रहे हैं, ये इनका मूवमेंट है, एक दूसरे के इनकी बाउंड्रीज में मूवमेंट हो रहा है ये, और इन बाउंड्रीज में जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से कंपन होती है, और उस कंपन की वजह से भूकंप जनित घटनाएं पूरी घटित होती हैं। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें और मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्योंकि जब कभी भी हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं और इसके कारणों के ऊपर जब चर्चा की जाती है, तो कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट्स मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ में जब ये मूवमेंट इसका हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये मूवमेंट ऊपर होने की वजह से, क्योंकि यहां पर ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है, और इसके क्षेपण की वजह से कभी कभी ये घटना अगर अचानक ये क्षेपण होता है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो हमारा जो उत्तर का जो भूभाग है, इस उत्तर वाले भूभाग में कंपन महसूस होती है, और वो कंपन भूकंप के रूप में जानी जाती है। तो ये क्योंकि ये निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है, क्षेपण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ये आप मानचित्र में देख रहे हैं, निरंतर ये सैकड़ों वर्षों से ये क्षेपण की प्रक्रिया निरंतर जारी है, और इस क्षेपण की प्रक्रिया या इंडियन प्लेट्स के यूरोप प्लेट्स के नीचे क्षेपण होने की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जब कभी अचानक ज्यादा मात्रा में प्लेट्स का मूवमेंट उत्तर की तरफ हो जाता है, तो फिर भूकंप की घटनाएं विस्फोट के साथ में घटित होती हैं। आप देखें तो जो हमारी इंडियन प्लेट है, इज कंटिन्यूसली मूविंग north at the rate of about 2 centimeter every year, and because of this reason the Himalaya are rising at the rate of about 5 millimeters per year due to this movement of our Indian plate, and this means that the Himalayas are still geologically active and structurally unstable. ये अभी भी अस्थिर भूभाग के रूप में हिमालय माना जाता है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र इसको माना जाता है इस परिप्रेक्ष्य में, और इस वजह से इस क्षेत्र में क्या होता है, अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट अकरिंग इन द इंटायर हिमालय रीजन। और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया, ये जो प्रायद्वीपीय जो भारत का जो चित्र है, यहां पे भी भूकंप की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन वो इसलिए घटित हो रही है, किनारे वाले घटने पेनिनसुलर इंडिया में यदि हम देखें तो केवल जो अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, और उस पार्ट में कुछ हद तक भूकंप की घटनाएं जैसे भुज में या कच्छ वाले क्षेत्र में घटित हुई हैं। उसकी घटित होने का कारण ये है क्योंकि जहां पे स्थल और जल वाला भूभाग एक दूसरे से मिलता है, वहां पे भूकंप की घटनाएं घटित होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए संभावना रहती है क्योंकि जल रिस करके भूमि के अंदर जाता है, जैसे मैंने बताया, और वो वाष्प के रूप में फिर उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बाहर निकलने की प्रक्रिया उसमें होती है, इसलिए कंपन होती है, वहां भी भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। इसके साथ साथ प्लेट्स का भी वहां पे बहुत बड़ा योगदान है भूकंप की घटनाएं घटित होने। लेकिन जो हमारा भारत का दक्षिण का हिस्सा फिर जो अस्थिर भूभाग के रूप में, जिसको स्थिर भूभाग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले वो बन चुका है और वो स्थिर भूभाग है, इसलिए वहां पे भूकंप की घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। यदि हम इन प्लेट्स का मूवमेंट यदि हम देखें तो इस रूप में हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इधर ये तिब्बतन प्लेट और इधर ये हिमालयन रेंज बीच में, हिमालयन ओल्ड, दिस इज न्यू फोल्डन माउंटेन एंड दिस इज इंडियन प्लेट। और यहां आप देख रहे हैं भूमि के अंदर अगर आप देखें, दिस इज कंटिनेंटल क्रस्ट, दिस इज साउथ कंटिनेंटल क्रस्ट इन बोथ साइड, और ये इसके नीचे दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज लिथोस्फीयर, और यहां आप उसके नीचे देखें तो एस्थेनोस्फीयर, और इसके बगल में देखो अनसेंट ओसेनिक क्रस्ट है। तो ये लिथोस्फीयर का इधर से ये कन्वेंशनल करेंट्स ये आगे इधर जा रही हैं, ये कॉन्टिनेंट ये क्रस्ट से इधर मूवमेंट हो रहा है, लिथोस्फीयर से फिर इनका इधर मूवमेंट हो रहा है, कंटिनेंटल क्रस्ट से इधर मूवमेंट हो रहा है, और यहां भी ये तिब्बतन प्लेट्स
इधर को मूवमेंट हुई, इधर इंडियन प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, और इसके मूवमेंट की वजह से बीच में हिमालयन भूभाग में फिर उत्थान की प्रक्रिया ये निरंतर जारी है। और जैसे मैंने बताया था, भूकंप के कारणों में जो फॉल्ट्स हैं, इन फॉल्ट्स की वजह से भी भूकंप की क्रियाएं घटित होती हैं। और इन भूकंप की क्रियाओं में यदि हम देखें, क्योंकि फॉल्ट एक ऐसा घटना है, क्योंकि हमारी भूमि के अंदर है, उनमें दबाव पड़ता है चट्टानों में, और दबाव पड़ने की वजह से वो जो भू चट्टान का जो बारीक कमजोर हिस्सा है, वो कमजोर हिस्सा टूट जाता है और मुड़ जाती है चट्टानें, उनमें टूटन आ जाती है, और उसको हम फॉल्ट के रूप में जानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, दैट इज फॉल्ट। और वो जो ब्रेकिंग जो रॉक्स में होती है, वो जो फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट की वजह से भी भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। यदि हम इसको फॉल्ट के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भूकंप की घटनाएं, ये देखिए, ये पूरा रॉक का पार्ट है, ये इसमें सरफेस के ऊपर ये सॉयल है, और इसमें छोटा सा फॉल्ट आ गया है, इसमें ये नीचे बेड रॉक है, ये फॉल्ट का हिस्सा है। इस फॉल्ट में जब दबाव की वजह से या संकुचन की वजह से या किसी अन्य घटना की वजह से ये फॉल्ट, जब यहां की चट्टान और यहां की चट्टान अलग हो जाती है, तो अलग होकर के वो इस दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे कि किस रूप में वो अलग हुई है। तो ये जो अलग हुई है चट्टान, इस अलग होने की वजह से आप ये देखें, ये वाला हिस्सा वैसे ही रह गया और ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, ये बीच में ये फॉल्ट, इसमें फॉल्ट आ गया। तो इसकी वजह से सबसे पहले ये बीच वाले हिस्से में वेयर दी वेव्स आर ओरिजिनेटेड, यहाँ की उत्पत्ति हुई वेव्स की, और उत्पत्ति होने के बाद ये आगे को बढ़ी, और ये आप देख रहे हैं, ये एपिसेंटर इसको हम बोलेंगे, और चारों तरफ ये वेव्स आगे फैली। तो ये अर्थक्वेक, फॉल्ट की वजह से भी अर्थक्वेक की घटनाएं घटित होती हैं। ये इस डायग्राम के मार्फत ये दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न तरह के जो फॉल्ट्स है, इसमें आप देखें, ये पूरी चट्टान है, इस चट्टान में ये आप देखें, ये फॉल्ट, यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, ये फॉल्ट आ गया है। और इस फॉल्ट की वजह से यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा नीचे आ गया है। फॉल्ट, ये फॉल्ट प्लेट बन गई, इसमें ये हिस्सा नीचे आ गया है, ये हिस्सा वैसे ही ऊपर बना हुआ रहा है। तो ये नॉर्मल फॉल्ट के रूप में इसमें एक्सपेंशन हुआ, और ये एक नॉर्मल फॉल्ट हो गया। और नॉर्मल फॉल्ट जब ये नीचे को आया, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कंपन हुई, भूकंप की घटना घटित हुई। आप दूसरे रिवर्स अगर इसमें देखें, तो इसमें इसका जस्ट उल्टा हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पे फॉल्ट है, और इस फॉल्ट की वजह से क्या हुआ कि एक दूसरे की तरफ इनमें क्या हो गया, ये सॉल्टनिंग हुई, ये एक दूसरे में संकुचन इसमें हुआ, और ये संकुचन की वजह से ये वाला हिस्सा नीचे चला गया और ये वाला हिस्सा वैसे ही रह गया। ठीक इसी तरह यदि आप ट्रांसफॉर्मर्स फॉल्ट के रूप में अगर आप देखें, तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरी रॉक थी, इसमें रॉक में बीच में एक बीच का जो हिस्सा है, ये पूरा, ये वाला हिस्सा अपने स्थान पे रह गया, लेकिन ये बीच में दरार चौड़ी हो गई और ये वाला हिस्सा नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ये विभिन्न तरह की नॉर्मल फॉल्ट के रूप में, रिवर्स फॉल्ट के रूप में और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के रूप में भूकंप, ये विभिन्न तरह के जो फॉल्ट हैं, ये भूकंप को जन्म देते हैं। और यदि हम देखें तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, जब जो चट्टानों में स्टोरेज रहता है एनर्जी का, जो सडन रिलीज होती है, तो ये फॉल्ट के रूप में फिर आगे परिलक्षित होता है। और बड़े भूखंड में, जो बड़े क्षेत्र में जब ये क्रैक्स आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इस रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें, तो दूसरे डायग्राम के मार्फत हम देखें, तो इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जहाँ पे सबसे पहले कंपन महसूस हुई, उसको फोकस और भूमि के अंदर, क्योंकि ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट में बीच में, और इसके ऊपर सबसे पहले, क्योंकि सबसे नजदीक वाला जो हिस्सा है, इसमें सबसे पहले जो वेव्स हैं, वो वेव्स
रियलाइज की गई है, इनका प्रभाव सबसे पहले इस क्षेत्र में हुआ, तो ये भूकंप मूल से लेकर के सीधे ये भूकंप केंद्र पे सबसे पहले जहाँ पे किरणें भूमि के अंदर की जो सिस्मिक वेव्स हैं वो पहुंचती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हलचल पैदा होती है भूकंप के दौरान या भूकंप के परिप्रेक्ष्य में। और इसी को फॉल्ट को यदि हम देखें तो ये आप देख रहे होंगे इस मैप में, तो ये अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट में आप देखें ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ये दिस इज सेंट एंड्रियंस फॉल्ट, ये इस वाले इलाके में। और इस आप देखें तो ये वाली बेल्ट है, ये पूरा ये फॉल्ट, ये वाला फॉल्ट का ये पूरा बेल्ट जो यहाँ पे इस माध्यम से ये दिखाई दे रहा है। तो ये फॉल्ट जो लाइन है, उन फॉल्ट लाइन में बहुत ज्यादा संभावनाएं आती हैं भूकंप के दौरान नुकसान होने की, और भूकंप के दौरान यहाँ पे जो कंपन होती है उस कंपन का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। और इसमें यदि आप देखें तो ये इसी को इस सेंट एंड्रियस फॉल्ट को आप दूसरे रूप में देख सकते हैं, ये जो धरातलीय मानचित्र के रूप में इसको देख सकते हैं, ये नॉर्थ साउथ के फैला हुआ है। और उसमें आप देखें ये पैसिफिक प्लेट जो इसकी वेस्ट साइड है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट वेस्ट साइड, और मूवमेंट है इसका नॉर्थ की तरफ को, वेस्ट साइड मूवमेंट। और इसी को आप देखें ये नॉर्दर्न अमेरिकन जो प्लेट है, ये ईस्ट साइड प्लेट है नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, और ये साउथ को मूव कर रही है, साउथ डायरेक्शन को ये मूव कर रही है, यानी ये साउथ को मूव कर रही है, ये नॉर्थ को मूव कर रही है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट का निर्माण हुआ है, जिसको हम सैन एंड्रियस फॉल्ट के रूप में इसको जानते हैं। यदि पूरे पृथ्वी पे, पूरे ग्लोब पे हम देखें, भूकंप के विस्तार को हम देखें या भूकंप के वितरण को हम देखें, तो भूकंप का वितरण हम मोटे तौर पे इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। इसको सबसे पहला जो ये है परिप्रशांत मेखला, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ की मेखला परिप्रशांत मेखला के रूप में इसको जाना जाता है, इधर भी परिप्रशांत मेखला। दूसरी मध्य महाद्वीपीय मेखला, महाद्वीपों के मध्य में जो ये मेखला है, ये महाद्वीपों के मध्य की मेखला, जिसमें आपका हिमालयन पूरी बेल्ट इसमें आ जाती है, आल्प्स और हिमालय वाला जो एरिया आ जाता है। उसके अलावा ये एक और मध्य महाद्वीपीय परिप्रशांत, और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप की बेल्ट मानी जाती है। और जो परिप्रशांत मेखला है, ये यहां तक अगर आप देखेंगे कि जापान वाला जो हिस्सा है, ये यहां तक भूकंप की कंपन, तो कुल मिलाकर के ये पूरे भूकंप के क्षेत्र जहां जहां भूकंप आने की संभावनाएं प्रबल होती हैं, इन क्षेत्रों में ये भूकंपों का वितरण आपको दिखाया जा रहा है इस मानचित्र के इस माध्यम से। ये पूरी भूकंप की विभिन्न तरह की मेखलाएं हैं, या भूकंप का वितरण दिखाया जा रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो भारत को भूकंप की दृष्टि से मोटे तौर पे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सर्वाधिक जो लो हेजल्ड एरिया, यानी हेजल्ड या जिसे हम कहते हैं नुकसान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे कम नुकसान वाले एरिया को अगर हम देखें, जो जहां पे सबसे ज्यादा कम नुकसान हो सकता है, तो ये एरियाज हैं सफेद जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वाला ये एरिया हल्का जो ग्रीनिश कलर में है, और इसके साथ साथ जो गाढ़ा ग्रीन कलर में है, ये भी कम भूकंप संभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके अलावा इसके बाद का जो येलो कलर में है, ये थोड़ा भूकंप की संभावनाएं इन क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो रेड एरिया है, इसमें और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो पिंक वाला जो एरिया है, इससे उससे कम संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जो आप देख रहे होंगे वो एकदम डार्क ब्राउन कलर, ये डार्क ब्राउन कलर ये वाला, जहां जहां जिन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट वाला ये क्षेत्र, इसके अलावा ये वाला क्षेत्र, इसके अलावा सिक्किम के आसपास वाला क्षेत्र, इसके अलावा उत्तराखंड के आसपास वाला क्षेत्र, या जम्मू कश्मीर के आसपास वाला क्षेत्र, तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये जो जोन भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और 5 में इसको गिना जाता है। और जोन 4 और 5 में अधिकतम 9 रिक्टर स्केल तक भूकंप आने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, क्योंकि ये भूकंप की दृष्टि से
बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में इसको गिना जाता है। यदि पूरे भारत में हम देखें तो किसी को हम देखें तो भूकंप संभावना वाले जो क्षेत्र हैं उनमें यदि हम देखें तो मेजर डिजास्टर्स यहाँ पे अधिकांशतः जहाँ पे 2 या 3 सालों में आने की संभावनाएं हैं, ये वाला क्षेत्र। तो ये पूरा भूकंप अगर हम पूरा देखें तो हमारा पूरे देश का लगभग 55% जो लैंड एरिया है ये भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ओवर 55 ऑफ लैंड एरिया। और जो 8% जो हमारा एरिया है, यदि हम आपदा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फ्लड की वजह से यानी बाढ़ की वजह से बहुत संवेदनशील है। इसी तरह 8% एरिया साइक्लोन की वजह से बहुत संवेदनशील है। 70% जो हमारी जो कल्टिवेटेड लैंड है ये सूखे की वजह से बहुत संवेदनशील है। तो कुल मिलाकर के जो विभिन्न तरह की जो आपदाएं हैं उनकी संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा देश आपदाओं से निरंतर, जैसे आप देख रहे हैं, ये हर वर्ष इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये आपदाओं की वजह से उनसे जूझता रहता है। यदि भूकंप संभावित क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में हम पूरे देश को देखें तो इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पूरे भारत को ये व्हाइट वाला जो एरिया है ये कम भूकंप संभावना वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो येलो एरिया है भूकंप येलो, और ये जो ये पिंक वाला जो एरिया है ये जोन 2 में आ जाता है और जोन 3 में फिर ये येलो एरिया आ जाता है। लेकिन जोन 5, 4 और 5, जोन 4 में ग्रीनिश जो एरिया है इसमें JNK हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, और जोन 5 में पूरा नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट और उत्तराखंड की बेल्ट, और ये इधर सिक्किम के पास वाले बिहार के और पश्चिम बंगाल वाली जो ये ऊपर की बेल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कच्छ का जो रन ऑफ कच्छ, ये वाले इलाके में बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। और इन जोन 3, 4 और 5 में निश्चित तौर पे जो 4 मंजिले भवन या तो बनने ही नहीं चाहिए, और यदि बने भी हैं तो उनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी भवन हैं या भवनों का निर्माण हो वो पूरी तरह पक्की ईंटों से भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। और क्योंकि ये जो हमारा इंडो गैंगेटिक जो जोन है, इंडो गैंगेटिक जोन में निश्चित तौर पे भूकंप की इंटेंसिटी 6 से 6.5 के बीच होने की संभावनाएं रहती है। तो जो फुट हिल्स वाला इलाका है वो फुट हिल्स वाले इलाके में भी भूकंप की संभावना रहती है। और विशेषकर हमारा जो उत्तराखंड वाली जो बेल्ट है, इस उत्तराखंड को यदि हम देखें तो ये अर्थक्वेक की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिस्क क्षेत्र है या बहुत ज्यादा संभावित क्षेत्र है, बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। और इस संवेदनशील क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये HFT हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है ये, या इसको हम MFT के रूप में भी जानते हैं। और ये ठीक ये क्षेत्र इंडो गैंगेटिक एलुवियम के ऊपर वाला ये क्षेत्र है, जिसमें विशेषकर कुछ क्षेत्र हरिद्वार, देहरादून का ये, और इधर रुद्रपुर के उत्तर वाला जो हिस्सा है और नैनीताल के दक्षिण वाला हिस्सा है, इधर से HFT पूरी थ्रस्ट गुजर रहा है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तराखंड के मानचित्र को और देखें तो इसमें फिर वही फ्रंटल, उसके उत्तर में शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज वाला हिस्सा है। और इस शिवालिक रेंज और इंडो गैंगेटिक एलुवियम के बीच में HFT हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ये वाला हिस्सा, और जो लाल लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इस HFT यानी के उत्तर, यानी उत्तर में जो शिवालिक रेंज है, इस शिवालिक रेंज के उत्तर वाले हिस्से में आप देखते हैं मेन शिवालिक रेंज के पास में ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसमें गुजर रहा है। और ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट की वजह से निश्चित तौर पे थ्रस्ट एक भूमि के अंदर एक चौड़ी दरारनुमा क्षेत्र है। इस दरारनुमा क्षेत्र के आसपास यदि कभी भी भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं, भूकंप की कंपन होती है, उस कंपन की वजह वहां पे नुकसान संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। और इसी में आप है क्योंकि पूरा लेसर हिमालय उत्तराखंड के जो मिडिल वाला जो पार्ट है, इसमें पूरा लेसर हिमालय हुआ है, जो मेन बाउंड्री, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट के, यदि हम डायग्राम में देखें तो ये जो थ्रस्ट के बाद देखें तो पूरा यानी पूरा जो उत्तराखंड वाली जो पूरी
जो भूगर्भिक स्थिति है या जो जमीन के अंदर वाली स्थिति है उसमें देखें तो कहीं ना कहीं पूरे फॉल्ट इसमें दिखाई पड़ेंगे आपको। और इसके अलावा ये राजगढ़ फिन, इसके ये वाला एरिया आप देख रहे हैं ये, और इधर ये मुनस्यारी थ्रस्ट, ये आपका पिथौरागढ़ वाली जो बेल्ट है लेसर हिमालय के क्षेत्र में ही ये मुनस्यारी थ्रस्ट आपको यहाँ पे ये पूरा दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के उत्तराखंड वाले संपूर्ण क्षेत्र में थ्रस्ट, इधर आप इस मानचित्र में देखें तो ये वाटिका थ्रस्ट, ये यहाँ पे वाटिका थ्रस्ट है, और ये मुनस्यारी फिन, और इसी के बगल में ये वाटिका थ्रस्ट। तो ये विभिन्न तरह के थ्रस्ट इस पूरे मानचित्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसी में देखें आप तो जो ये वाटिका थ्रस्ट है, वाटिका थ्रस्ट के बगल में फिर वाटिका फिन है, वाटिका फिन और वाटिका फिन के इधर वाले इलाके में आप देखें तो साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट, ये एक डिटैचमेंट यहाँ पे है, भूमि के अंदर डिटैच है। तो ये डिटैचमेंट वाले क्षेत्र में भी क्योंकि भूकंप के उपरांत नुकसान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आफ्टर शॉक्स की वजह से या शॉक्स की वजह से भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और इसी में आप इस मानचित्र में देखें तो ये टेथियन ग्रेट, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट अभी मैंने चर्चा की। इसके और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप जाएं तो ये टेथियन ग्रेट, और इसके बगल में ही फिर ये मुनस्यारी थ्रस्ट। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो संपूर्ण उत्तराखंड वाला जो इलाका है ये विभिन्न तरह की भूकंप के परिप्रेक्ष्य में पूरे ध्वस्त से भरा हुआ इलाका है, और यहाँ पे भूकंप के बाद इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि नुकसान संवेदनशील बहुत ज्यादा है और नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसे कि क्योंकि भूकंप की वजह से जो सिस्मिक वेव्स जो पैदा होती हैं, और वो सिस्मिक वेव्स 3 तरह की होती हैं, PS और L, और ये एक ही समय में ये लहरें गोलाई में भूमि के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाती हैं। और इस रूप में ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये P, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर में ये प्राइमरी वेव्स हैं, ये फोकस से निकल करके ये प्राइमरी वेव्स गोलाई में पूरी निकल रही है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी वेव्स, एस वेव जिनको बोलते हैं। और इसके अलावा ये रे लेंथ जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, दिस इज रे लेंथ। और फिर ये लार्ज वेव्स, ये आपको और ज्यादा लाइट ब्लू में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका ये वेव्स। तो कुल मिलाकर के जो डिफरेंट जो वेव्स हैं भूकंप की वजह से जो पैदा होती हैं, और सिस्मोग्राफ जिससे हम भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ये सिस्मोग्राफ आप देख रहे हैं, ये P, ये फोकस है, यहाँ से ये P वेव्स हैं, और ये मेंटल, ये कोर, ये पूरा सरफेस वेव्स ये जो दिखाई दे रही हैं। और इन सरफेस वेव्स का अंकन इस तरह से होता है, तो इनकी गति यानी ये आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, ये P वेव्स है, ये S वेव्स है, और जो सरफेस में चलती हैं उसको हम कहते हैं L वेव्स, लार्ज वेव्स। तो ये विभिन्न तरह की वेव्स इस फिगर के माध्यम से दृष्टिगत हो रही है। P और S वेव्स, P प्राइमरी वेव्स, और सबसे पहले एपिसेंटर पे आती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं, और पुश पुल वेव्स के रूप में इनको जाना जाता है। जो सेकेंडरी वेव जो होती है ये सॉलिड में ट्रेवल करती है, लेकिन ये लिक्विड और गैस में नहीं ट्रेवल करती है एस वेव्स, और अप एंड डाउन इनका मोशन होता रहता है, यानी ऊपर नीचे ये इनका मोशन होता है। और इसको हम देखें तो जो एल वेव्स हैं, यदि इन एल वेव्स को हम देखें तो इनको हम सरफेस वेव्स के रूप में इनको जानते हैं, और ये इनका स्लोएस्ट मूविंग सिस्मिक वेव्स होती हैं ये, और ट्रेवल ऑन टॉप ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे ये ट्रेवल करती हैं, और सबसे ज्यादा डैमेज इनकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है। और क्योंकि ये बेंड और ट्विस्ट सरफेस के ऊपर मुड़ती है, एक दूसरे के ऊपर यूं मुड़ती है, और तो इसके साथ साथ फ्लिपिंग होती है, तो इसकी वजह से फिर ज्यादा नुकसान होता है।
ये हम भूमि के अंदर विभिन्न तरह से अगर हम देखें तो जैसे हमने बताया था एस पी और एस वेव्स, ये आप देख रहे हैं रेड कलर में पी और एस वेव्स दिखाई दे रही है रेड और ग्रीन कलर में, और ये ग्रीन कलर में पी वेव्स, ये सॉलिड गैस और लिक्विड तीनों में इसका मूवमेंट होता है। यानी जो पी वेव्स हैं ये मेंटल क्रस्ट से लेकर के मेंटल और कोर, इनर कोर, आउटर कोर, सब में ये बहती हैं। इसका मतलब ये लिक्विड, ये जो हमारा ये पूरा एरिया है लिक्विड, गैस और सॉलिड, इन तीनों रूपों में ये बना हुआ है ये एरिया, इसीलिए इसमें पूरी पी वेव्स मूवमेंट करती हैं। यदि हम वेलोसिटी इन वेव्स की देखें तो इनकी जो वेलोसिटी है डिपेंड ऑन मटेरियल दे आर पासिंग थ्रू, किस तरह के मटेरियल में ये गुजर रही है, वो मटेरियल कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ इंक्रीज डेंसिटी एंड प्रेशर ग्रेटर दी वेलोसिटी, इनमें क्या होता है कि जैसे वेलोसिटी किस रूप में बढ़ती है, डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो इनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। एंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड और बेंड एज वेव्स पास थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। अगर अलग अलग तरह के घनत्व वाले क्षेत्रों में ये अगर बहती है या निकलती है तो ये बेंड होती जाती है जो सिस्मिक वेव्स हैं। और ये हमारा जो मेंटल आउटर कोर और इनर कोर, इस परिप्रेक्ष्य में ये जो वेव्स हैं ये इस तरह से निकलती रहती हैं। और इसके साथ साथ यदि इनके जोन्स को हम देखते हैं तो एट एन एंगल ऑफ 103 यानी 103 डिग्री के एंगल पे या डिस्टेंस 1100 किलोमीटर पे फ्रॉम द एपिसेंटर बोथ पी एंड वेव्स डिसअपीयर, और जो एपिसेंटर है उससे 11,000 किलोमीटर की दूरी पे ये पी और एस वेव डिसअपीयर हो जाती हैं। पी वेव्स कैन अगेन बी डिटेक्टेड एट 142 डिग्री यानी 16,000 किलोमीटर की एरिया पे फिर ये डिटेक्ट हो जाती हैं, और नो एस वेव्स एवर अपीयर अगेन, और एस वेव्स फिर दोबारा नहीं दिखाई देती है। ये इन की वेव्स की अलग अलग डिफरेंट जोन में ये इनका जो वेलोसिटी है या जिनकी प्रॉपर्टीज है, इस डायग्राम में हम देखें तो ये सिस्मोग्राफ है जिसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, और ये सिस्मोग्राम के रूप में ये इसको रिकॉर्ड करता है जो भूकंप का जो कंपन है उसकी गति को। और ये जॉन मेलिन 1893 में इन्होंने इसका अन्वेषण किया था सिस्मोग्राफ का। ये मेजरमेंट करता है, डिटेक्ट करता है सिस्मिक वेव्स को, और जो सिस्मोग्राम है ये पेपर में जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज सिस्मोग्राम, द पर्सन हु स्टडीज दीज ऑल थिंग्स, इसको हम सिस्मोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं। और रिचर स्केल की यदि हम बात करें तो द रिचर स्केल दैट अलाउज साइंटिस्ट टू डिटरमाइन अर्थक्वेक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन मेनी रीडिंग्स, और 1 से 10 लेवल तक अगर ये है एट विच एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड एन अमाउंट ऑफ डैमेज काउज्ड अबव 6 इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो 1 से 10 के बीच अगर इसका लेवल है तो 6 से ऊपर इस में होगा और बहुत ज्यादा उससे नुकसान होने की संभावनाएं घट जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे ये टेबल बना हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिचर स्केल के हिसाब से हम देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो रिचर स्केल में है तो इससे एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ टीएनटी में ये एनर्जी है। यदि एक रिचर स्केल है तो 170 ग्राम टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, और यदि 8 रिचर स्केल पे है तो ये कितना, ये 5,64,300 मीट्रिक टन टीएनटी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हम देखते हैं ये टेबल के माध्यम से कि विभिन्न दरों से अगर इंटेंसिटी अर्थक्वेक की रिचर स्केल पे जिस तरह की होगी उसी तरह से फिर एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है, एनर्जी रिलीज होने की मात्रा फिर बढ़ जाती है। ये भूकंप की वजह से क्या क्या नुकसान होता है ये आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से, क्योंकि जो अर्थक्वेक की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। ये डिफरेंट फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है। ये फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हैं कि कलेक्टिवली पूरा का पूरा शहर में जो बिल्डिंग है, जो मकान है, जो उसमें आवास है या जो सरकारी आवास है, ये सब के सब या सड़कें हैं वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है और बड़ा भयंकर और बड़ा नुकसानदायक इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ता है। और जो विभिन्न तरह के भूकंप विभिन्न क्षेत्रों में आए हैं तो इसमें देखें चाहे वो उत्तरकाशी का भूकंप हो 1991 का,
चाहे 1998 का रुद्रप्रयाग या अनंतप्रयाग का भूकंप हो, या 2005 में पाकिस्तान का भूकंप हो, या भुज का भूकंप हो जनवरी 2001 में, तो ये इन सब का प्रभाव यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा विनाशकारी ये प्रभाव रहा है। और भूकंप के प्रभाव को यदि हम देखें तो निश्चित तौर पे हमारी पूरी लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। हमारे जो अवसंरचनात्मक जो मकान है, जो भवन है, वो पूरे डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। जो टोपोग्राफी है, हमारी जो रिलीफ फीचर्स हैं, वो पूरे चेंज हो जाते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा बदल जाता है, पूरा उसको नुकसान हो जाता है। फायर सिस्टम पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली की लाइनें टूट जाती हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन की जो लाइन्स हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद फिर महामारियां फैलने की घटनाएं हो जाती हैं। लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच जाते हैं, लोगों की पूरी जमीन और पूरी फसलें, पूरी जायदाद पूरी नष्ट हो जाती है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अर्थक्वेक सेफ्टी जो रूल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें। निश्चित तौर पे हम जब कभी घर के अंदर हों तो इसके लिए हमको लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए भूकंप के दौरान। और बिल्डिंग में जब नीचे आ रहे हो तो गेटिंग डाउन फ्रॉम बिल्डिंग जब भी हम आए तो लिफ्ट का कतई यूज न करें। बी प्रिपेयर टू मूव विद योर फैमिली, और हमेशा इस तैयारी के साथ रहे कि कभी भी भूकंप संभावित क्षेत्रों में हमें कैसे निकलना है। स्कूल के अंदर है तो स्कूल के लिए निश्चित तौर पे जो बिल्डिंग है वो बहुत भूकंप अवरोधी होनी चाहिए, भूकंप रेसिस्टेंस उसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें भूकंप के दौरान जो बिल्डिंग कोड है उसका सही से परिपालन किया जाना चाहिए। और दूसरी बिल्डिंगें नहीं बनाई जानी चाहिए। यदि हम बिल्डिंग के अंदर अगर हैं, भूकंप का झटका अगर आता है तो निश्चित तौर पे अगर हमें डेस्क के अंदर चला जाना चाहिए, टेबल का हमको यूज करना चाहिए, टेबल के अंदर चला जाना चाहिए। यानी कुछ कुल मिलाकर के हमें घबराना नहीं चाहिए और स्टम्पेट की स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि भगदड़ मचती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है, भूकंप की वजह से बहुत कम होता है। भूकंप के परिप्रेक्ष्य में प्रिडिक्शन अभी तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानवरों के बिहेवियर में कोई चेंज आता है, पानी के लेवल में कोई चेंज आ जाता है, कि टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, या फ्लक्चुएशन हो जाता है ऑयल फ्लो में, ऑयल वेल्स में, या फॉरशॉक्स आ जाते हैं जो क्या कहते हैं मेजर अर्थक्वेक से पहले, तो इसके ये संभावनाएं होती हैं कि बाद में किसी बड़े क्षेत्र में या किसी बड़ी तरह का भूकंप आ सकता है। तो अंत में नाउ थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 अगेन। थैंक्स अ लॉट।